हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पिछले काफ़ी समय से वीडियो मैंने नहीं बनाए थे, वापस आपके सामने फिर से आया हूँ। अभी मैंने आपको आईसीएसई बोर्ड जो क्लास 10th है उसका थर्ड लेसन एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया था, जिसमें एसिड की सारी डिटेल्स हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी। अगर आपने देखे होंगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। चलिए आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, दैट इज बेस। तो समझते हैं कि बेस क्या होता है। तो बेस के लिए आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, दो तीन चीजों को बात आपके दिमाग में रखना चाहिए एंड बस उसी के बिहाफ पर बेस भी क्लियर होता चला जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल है। अब मेटल क्या है भैया, मेटल भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना। और जितने भी मेटल होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है, मोस्टली मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। तो किसी मेटल का ऑक्साइड, मेटल जो है, मेटल का क्या होना चाहिए आपके पास, ऑक्साइड हो। किसी मेटल का आपके पास ऑक्साइड हो या किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। मेटल का ऑक्साइड है या मेटल का हाइड्रोक्साइड। इसके बाद मेटल को अगर छोड़ देते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे पास फिर जो हाइड्रोक्साइड है वो मेटल का ना होकर के अगर अमोनिया का हाइड्रोक्साइड है, और अमोनिया का जो हाइड्रोक्साइड होगा उसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला होता है NH4OH। तो NH4OH को क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि वो सारे सब्सटेंसेस बेस कहलाएंगे जो किसी भी तरीके से किसी मेटल का ऑक्साइड हो या किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड हो। मान लीजिए मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड नहीं है तो फिर अमोनिया का अगर हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या कहलाएगा, वो बेस सब्सटेंस कहलाएगा। तो सिंपली आपको ध्यान देना है कि बेस आर द मेटल oxides, either metal hydroxides or ammonium hydroxide. These are bases. Simple definition है बेस की, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। एक बार फिर से समझ लो, हमारे पास कोई मेटल है, मेटल का कोई ऑक्साइड है। याद रखना, मेटल है तो मेटल का कोई ऑक्साइड होना चाहिए, मेटल का कोई ऑक्साइड होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेटल का ऑक्साइड नहीं है तो मेटल का क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। ये भी नहीं है तो अपने पास क्या होना चाहिए, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड। मतलब अमोनिया का हाइड्रोक्साइड जो है उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो अमोनिया का कोई हाइड्रोक्साइड होगा, कोई हाइड्रोक्साइड एक ही होता है, अमोनिया का एक ही हाइड्रोक्साइड होता है। मेटल के तो कई सारे हो सकते हैं, है ना, हाइड्रोक्साइड भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अमोनिया का जो ऑक्साइड है वो नहीं पाया जाता। अमोनिया का क्या पाया जाता है, केवल हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन, लेकिन प्रैक्टिकली रिएक्शन में कैसे देखा जाए कि एग्जैक्टली ये बेस होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जो हमने आपको एसिड पढ़ाया था, तो वहां पर हमने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बताई थी। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो सीधा सा लॉजिक है वो क्या है कि भाई कोई भी बेस जो है जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी बेस जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो लिटरली आपको याद रखना है कि सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा ही होगा। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो याद रखना है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस बेस कहलाएगा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस बेस कहलाएगा जो किसी एसिड के साथ रिएक्ट होने पर सॉल्ट का फॉर्मेशन करता हो। और ये जो सॉल्ट होगा ना, इसमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी होगी। कैसे, सॉल्ट जो होगा, जैसे मान लीजिए कि ए और बी हमारे पास कोई सॉल्ट है, ठीक है, तो ए पार्ट सपोज एसिड से आ रहा है, बी पार्ट सपोज बेस से आ रहा है, तो जो ए पार्ट होगा वो कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड और जो बी पार्ट है वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, ध्यान देना। अब वाटर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बेस और एसिड के आपस में रिएक्ट होने पर वाटर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो भैया वाटर का फॉर्मेशन ऐसे हुआ है कि जो बेस है वो क्या है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है एंड फाइनली जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से रिएक्शन में जो बेस होगा वो हाइड्रोक्सिल आयंस का इनपुट कर रहा होगा और जो एसिड होगा वो रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन का इनपुट कर रहा होगा। अब जरा ध्यान दो, जब आपने हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन का मिक्सचर बना दिया या एक दूसरे के साथ मिक्स करा दिया तो फाइनली ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे, HOH। अगर इस सारी चीज को एक साथ लिख दे HOH, तो जरा ध्यान दो, ये वाला पार्ट जिसे हम लोग OH बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट इस पे ध्यान दीजिए, जिसे हम लोग OH बोल रहे हैं। OH क्या है, नेगेटिव, ठीक है।
और H क्या है, H इज पॉजिटिव। अभी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बैलेंस कर रहे हैं। तो चार्ज खत्म, चार्ज ओवरकम, उसके बाद जो चीज बच रही है दैट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। और ये जो HOH लिखा है, अगर इसी को हम ऐसे लिख दे H2O तो बुरा तो नहीं मानोगे ना, HOH का मतलब वाटर, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आगे बात समझ में, तो दिस इज वाटर। क्लियर, क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिए, बेस वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट का फॉर्मेशन करता हो एंड वाटर भी बनाता हो, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता हो और वाटर का भी फॉर्मेशन करता हो, तभी वो बेस कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और जब उस रिएक्शन के बिहाफ पर हम बेस की आइडेंटिफाई करने के लिए वापस डेफिनेशन के थ्रू गए, तो पता चला कि एसिड के साथ जिस सब्सटेंस को हमने रिएक्ट कराया था वो एक्चुअली किसी मेटल का ऑक्साइड है, या वो किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड है, या मान लीजिए ये भी नहीं है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इस बात को हम लोग एक रिएक्शन करके देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमने रिएक्शन का केवल आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन अब हम लोग रिएक्शन को देखते हैं कि एग्जैक्टली रिएक्शन जो है, जो अभी हम लोगों ने बात को समझा है, रिएक्शन में वो चीज हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए किसी मेटल का ऑक्साइड ले लेते हैं, बहुत बढ़िया सा मेटल, प्यारा सा मेटल जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, सोडियम। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपके पास सोडियम का ऑक्साइड है। सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Na2O। ठीक है, फॉर्मूला लिखते चलिएगा, दिस इज सोडियम ऑक्साइड Na2O। 9th क्लास में आपको फार्मूला मेकिंग भी बताया गया था, जिन लोगों ने अभी तक नहीं समझा है प्लीज समझ लें। जो सोडियम ऑक्साइड है उसका फार्मूला Na2O ही क्यों है। तो देखो जरा ध्यान दो, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया तो पता चला कि 2 6 मींस आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन, 1 इलेक्ट्रॉन का होना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की नीड है भाई, 6 पहले से है, ठीक है ना, तो 2 चाहिए ना, तो 2 इसे चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से लेकर के आया, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर के आया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतना नेगेटिव चार्ज। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वापस आते हैं, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, 11। जब आपने कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या पता चला, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड जो आउटर मोस्ट सेल है वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की नीड है, आउटर मोस्ट सेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, नीड कितने की है 7, क्योंकि 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो बजाओ ना ताली। तो जरा यहाँ पर ध्यान दो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन की, तो भैया ज्यादा भीख कहीं से नहीं मिलेगी। अगर आप चौराहे पे खड़े हैं, सपोज आप भिखारी नहीं है, अगर कोई भिखारी है चौराहे पे खड़ा है और किसी कार वाले का शीशा ऐसे करके, साहब 1000 रुपए दे दीजिए, तो क्या होगा, वो उसे भगा देंगे, भिखारी हो और बात से ज्यादा मांग रहे हो। तो जरा यहाँ पर देखो, भीख जो है वो थोड़ी मिलती है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं तो कहां से मिल जाएगा। तो ये कहेगा यार ऐसा है कि वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो एक काम करते हैं, जो है वो भी लुटा दो। तो ये अपनी आउटर मोस्ट सेल का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी लुटा देगा, किसी को दे देगा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो सोडियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज है। और ऐसा होने पर जरा ध्यान दीजिए, 281 कॉन्फ़िगरेशन था ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, तो अब वो वाली सेल तो खत्म हो गई, ये वाली सेल अब आउटर मोस्ट सेल की तरह रिगार्ड करी जाएगी। मतलब यहाँ पर ठीक है ना, ये अभी आउटर मोस्ट सेल मान ली गई एंड यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नेचुरली। ठीक है, तो इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज। अब सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला Na2O क्यों होता है, इस बात को जरा ध्यान से समझो। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 1। अभी प्लस भूल जाओ, केवल 1 याद रखो। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस का 2, माइनस भूल जाओ, केवल 2 याद रखो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन टू द सोडियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो 2 है उसको सोडियम के साथ मल्टीप्लाई करो एंड ऑक्सीजन का जो सोडियम का जो 1 है उसको ऑक्सीजन के बेस में ले जा करके रखो, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन। फाइनली जब मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने लिखा तो सोडियम
के नीचे देखिए 2 ले जाके आपने रखा तो ये हो गया Na2 एंड ऑक्सीजन के नीचे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। और भैया 1 जो है आप रखो या ना रखो अंडरस्टूड होता है, तो ये जो चीज है यही इस तरीके से लिखी जा सकती है Na2O। तो अभी बात क्लियर हो गई कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O ही क्यों होता है, हाउ वी कैन जनरेट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी फॉर्मूला मेकिंग की आपको समझ में आ गई। अब चलिए इस फैक्ट की जरा जांच पड़ताल करते हैं कि ये फैक्ट जो बताया जा रहा है, जो आपको सिंग बायोलॉजिक्स में बताया जा रहा है, वो सही है या गलत है, जरा ध्यान दें। तो बेस सब्सटेंस किसी मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, यस सोडियम बहुत अच्छा मेटल है और उसका ऑक्साइड ले लिया। कोई एसिड ले लो, प्यारा सा एसिड जो तुम्हें अच्छा लगता हो, चलो HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराई किसके साथ, Na2O के साथ। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो इनके आपस में रिएक्ट करने के बाद बेटा फॉर्मेशन किसका हो गया, NaCl का, NaCl बन गया। और जो साथ में चीज बन रही है, ऊपर फैक्ट को ध्यान दीजिए, रिएक्शन अभी अपने आप बैलेंस हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस भी होना बहुत जरूरी। तो देखो हमने बेस लिया, Na2O क्या है, ये एक बेस सब्सटेंस है मेटल का ऑक्साइड, और ये क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एक एसिड सब्सटेंस है। ठीक है, जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट किए तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। यस यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है एंड सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। उसके बाद जरा ध्यान दो, जो चीज बच रही है फाइनली यहाँ पर बच गया वाटर बच गया, तो वाटर अपने पास से लिख दो ना H2O। अब चीजों को जरा बैलेंस कर दो, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो हमें एक हाइड्रोजन और चाहिए ना, तो इसके आगे क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2HCl हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 2 रखने पर क्लोरीन 2 हो गए, तो क्या करेंगे सोडियम जो NaCl है उसके आगे 2 रख देंगे, तो देखिए क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर 2 सोडियम हो गए, तो यहाँ पर जरा चेक करो बैलेंस करो, Na2O है ना, तो 2 सोडियम तो पहले से ही थे, तो हमारे पास सोडियम भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए एंड ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन केवल एक सिंगल है। तो फाइनली ये जो पूरी रिएक्शन है ये बैलेंस है एंड पूरी बात क्लियर हो रही है कि जब किसी बेस को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड साथ में जो चीज बन रही है बाई प्रोडक्ट जिसे कह सकते हो दैट इज वाटर। ठीक है, नेक्स्ट एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए कि अब हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड ये जो है ना Na2O, ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड ना होकर के हमारे पास इसका एक हाइड्रोक्साइड है, तो NaOH ले लेते हैं। ठीक है, NaOH क्या हो गया, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी क्या है, ये भी एक बेस है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है या मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है उसी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर रिएक्शन कराते हैं। अब HCl नहीं लेते, इस बार हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए H2SO4। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। भाई किंग ऑफ एसिड्स क्यों बोलते हैं, है ना, एसिड्स का राजा इसे क्यों कहा जाता है, इसलिए नहीं कि ये बहुत स्ट्रांग है, इसलिए क्योंकि पूरे केमिकल वर्ल्ड में, पूरी केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज है वो किसका है, H2SO4 का। तो H2SO4 क्योंकि बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड है, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स या किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चीजों को यहाँ पर रिएक्ट कराते हैं एज सच, जैसे ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन करी, ये देखिए बेस है, ये देखिए एसिड है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कराए गए तो फॉर्मेशन किसका होना है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कौन बनेगा, सबसे पहले वाटर बना लो, अलग कर लो सारी चीजों को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो वाटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से H2SO4 को इस तरीके से डिकम्पोज किया, H2SO4 में हाइड्रोजन और सल्फर बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो, सारा हाइड्रोजन अलग हो गया, SO4 पूरा अलग हो गया। यहाँ पर जो ये NaOH वाला पार्ट है, इसमें NaOH के बीच में एक लाइन खींच दो, जहां पर A और O है उसके बीच में एक लाइन खींच दो। ठीक है, अब क्या करना है कि ये पूरा आपने बॉक्स बना देना है। देखिए 2 हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है, तो H2O वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन चीजें अभी बैलेंस नहीं है। जब हाइड्रोजन यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है तो हाइड्रोक्सिल भी कितना मिलना चाहिए, 2 ही मिलना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पर पहले से ही आप क्या कर लेंगे, 2 रख लेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने क्या कर लिया, 2 कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया H2O एंड यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर 2 सोडियम है एंड यहाँ पर 1 सल्फेट है, तो फॉर्मेशन हो गया Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। यहाँ पर देखो बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया,
लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये रिएक्शन हमेशा इसी तरह से होगी? नहीं। यहां पर अगर हमने सोडियम के आगे 2 लिखा और एक मॉलिक्यूल H2SO4 का लेकर के रिएक्ट कराया, तो इट मींस कि यहाँ पर जो हमारा H2SO4 है वो 100% आयनाइज हो रहा है। मींस कि यहाँ पर जो हमारा H2SO4 है वो 100% आयनाइज हो रहा है, और जब 100% आयनाइज हुआ तो यहाँ पर एक सिंपल सॉल्ट Na2SO4 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके 2 मॉलिक्यूल ना लेकर के H2SO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ इसका एक सिंगल मॉलिक्यूल ही लें, तब जानते हो क्या होगा? तब ये जो H2SO4 है इसका पार्शियल आयनाइजेशन होगा। मतलब ये 100% आयनाइज ना होकर के दैट विल आयनाइज बिलो टू 100%। ठीक है, ये 100% से बिलो आयनाइज होगा। अब यहाँ पर 100% से बिलो आपको याद रखना है कि इसका आयनाइजेशन हुआ, 100% से बिलो आयनाइज हुआ। और जब ये 100% से बिलो आयनाइज हुआ तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा NaHSO4 का, एंड साथ में बन गया हमारा H2O वाटर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी हम लोगों ने समझा कि किसी मेटल का ऑक्साइड या किसी मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या है? वो एक बेस सब्सटेंस है। अब आगे आते हैं कि क्या अमोनिया के साथ भी वही सारी चीजें पॉसिबल है? ओके, अमोनिया का ले लेते हैं हाइड्रोक्साइड। अमोनिया का हाइड्रोक्साइड क्या कहलाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NH4OH, और इसको लेकर के सपोज हमने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, तो HCl के साथ रिएक्ट कराने पर बेटा फॉर्मेशन क्या होगा? दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन क्या होगा? तो देखो चीजों को यहां से ब्रेक कर लो। HCl में दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, NH4OH यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो, OH और H को आपस में ज्वाइन कर दो। किसका फॉर्मेशन हो गया? फॉर्मेशन हो गया दिस इज H2O वाटर। जो चीज बच गई वो क्या है? यहाँ पर देखिए क्लोराइड आयन मिलेगा और यहाँ पर अमोनियम आयन मिलेगा, तो ये चीज बन जाएगा हमारा NH4Cl। और NH4Cl को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ये भी एक सॉल्ट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई कि ऑल दोज substances are known as bases which may be an oxide of metal, hydroxide of metal, or अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? तो दिस इज कि किसी मेटल का ऑक्साइड या किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज नोन एज बेस। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बेस बोलेंगे। तो बेस की डेफिनेशन एकदम दिमाग में रख लीजिए कि किसी मेटल का ऑक्साइड, किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड या अमोनिया का हाइड्रोक्साइड क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। इज इट क्लियर? आगे आते हैं। बेस हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन इसी चैप्टर में एक क्वेरी दी गई है, उस क्वेरी का भी पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं वो क्वेरी क्या है। उस क्वेरी में आपसे कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, उस क्वेरी में आपसे कहा गया है ऑल bases are not alkalis. All bases are not alkalis, but all alkalis are bases। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।
ठीक है ना। टीचर्स भी आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो इसलिए नहीं कि वो आपसे कोई उनकी खुन्नस है, ठीक है, वो ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो जरा ध्यान दो, बहुत सिंपल सी बात है, आपसे क्वेरी करी गई है, कहा जा रहा है, ये फैक्ट है, एक ऐसे लिख दिया जाएगा, कहा जाएगा जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन देना है कि बताओ क्यों ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, सारे जो बेसिस है वो एल्कलीज नहीं है, बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। इस बात को आपको प्रूफ करना है। तो दो चीजें हैं, बस उन्हीं दो चीजों को ध्यान रखोगे एंड फाइनली एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। चलो, आपने ले लिया एक बीकर में क्या, पानी, ठीक है, वाटर ले लिए। एक बीकर में आपने क्या किया, वाटर ले लिया। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान देंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा। एक बीकर में आपने वाटर ले लिया, बीकर ए, एक बीकर और लिया, उसमें भी पानी ले लिया, है ना। और ऐसा नहीं कि पानी अलग अलग जगहों से लाए हैं, अगर ये वाला जिस हैंड पाइप, जिस नल, जिस कुएं, जिस तालाब से लाए हैं, जिस नदी से लाए हैं, ऑब्वियसली ये पानी भी वहीं से ले आए, ठीक है ना, पानी है, हा? तो ध्यान देना कि पानी दो बीकर में आपने लिया, ये बीकर आपका बी हो गया, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं कि इसमें एक बेस ले आकर के आपने घोला, इसमें एक बेस सब्सटेंस ले आकर के आपने घोला, और इसमें भी एक बेस सब्सटेंस ले आकर के आपने घोला, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपका ऑब्जर्वेशन ये है, जो बीकर ए है, आपका ऑब्जर्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, अपने ऑब्जर्वेशन पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। आपका जो ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारा बीकर ए है, वहां पर बेस जो है दैट इज सॉल्युबल इनटू वाटर, ठीक है। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसमें बात क्लियर हो रही कि जो बीकर ए है उसमें मिलाया गया बेस जो है दैट इज सॉल्युबल, वो तो घुल रहा है पानी में, लेकिन यहां पर जो है बीकर बी, वहां पर जो बेस सब्सटेंस है दैट इज इनसॉल्युबल, इनटू वाटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि वो सारे बेसेस जो पानी में घुलते हैं, वो सारे बेस सब्सटेंस जो पानी में घुलते हैं, द बेसेस आर सॉल्युबल इनटू वाटर, दैट आर नोन एज एल्कलीज, ठीक है। जो पानी में घुलते हैं, पानी में घुल करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, वो तो एल्कलीज हैं, लेकिन जो पानी में नहीं घुल रहे हैं, द बेसिस आर नॉट सोल्युबल इनटू वाटर, इनसोल्युबल इनटू वाटर, उनको हम एल्कलीज नहीं कहेंगे, उनको सिंपली क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि वो सारे बेस जो वाटर में सोल्युबल है उनको एल्कलीज कहोगे, और जो पानी में नहीं घुल रहे हैं वो क्या, उनको सिंपली बेस कहा जाएगा। एक छोटी सी बात है याद रखने के लिए जो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, बेस जो है उसकी स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है, उसकी स्पेलिंग शुरू हो रही है बी से, और जो एल्कलीज है उसकी स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है, दैट स्टार्ट विद ए। तो आपको ध्यान देना, ए फॉर AQUA, एक्वा। एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब वाटर, तो ऐसे सारे बेस जो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, जो पानी में घुलते हैं, दे आर नोन एज एल्कलीज, ठीक है। और जो पानी में नहीं घुलते वो कौन हो जाएंगे, उनको सिंपली कहा जाएगा बेस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हैं जो पानी में घुलते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। चलो, तो बेटा ध्यान देना है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा ग्रुप फर्स्ट ए जो है उसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप कहा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप, इसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं ध्यान दीजिए,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है, एक और है दैट इज सीजियम एंड सबसे लास्ट में फ्रेंसियम। हालांकि फ्रेंसियम को आप अगर इग्नोर भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रेंसियम का इतना एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और यूजुअली इतना नहीं दिखाया जाता। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये जो शुरू के ये 5 एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट ए में, इनका कोई भी ऑक्साइड या इनका हाइड्रोक्साइड, इनका कोई हाइड्रोक्साइड क्या है, दैट इज soluble into water, कि भाई वो पानी में घुलता है, पानी में घुल रहा है, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो एल्कलीस है, ठीक है। इसके बाद कौन सा ग्रुप, इसके बाद है बेटा सेकेंड ए ग्रुप, जिसको सेकेंड ग्रुप भी कहा जाता है। यहां पर कौन कौन से मेटल, तो यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड लास्ट में रेडियम। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर भी रेडियम को भी इग्नोरेंस दे दो, क्योंकि ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, छोड़ दो। तो शुरू की ये जो 5 है, ठीक है, इनके ऑक्साइड, सेम वही बात, इनके ऑक्साइड या इनके हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, ये भी वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए इनको भी क्या कहा जाएगा, इनको भी एल्कलीस कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक मार्क करके लिख लीजिए, बेरियम का हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, इसको भी एल्कलीस बोलेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि भाई जब ये भी एल्कलीस है, तो फिर डिफरेंशिएशन इनमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन ये होगा कि जो फर्स्ट ग्रुप के हैं, फर्स्ट डिवीजन जो बच्चा होता है ना, वो ज्यादा नंबर लाता है। यहां पर जो फर्स्ट डिवीजन है, मतलब पानी में ज्यादा घुल रहा है, तो जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स हैं, उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड टोटली सोल्यूबल इनटू वाटर, पानी में इस तरीके से घुल जाएंगे कि घुलने के बाद उन्होंने होमोजेनस सॉल्यूशन बना लेना। तो ये पानी में घुल करके होमोजेनस सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। तो ये वाले क्या होंगे, ये वाले होंगे स्ट्रॉन्ग एल्कलीस। ये एल्कलीस तो है, लेकिन ये कौन से एल्कलीस, ये बाहुबली टाइप एल्कलीस है। इनको बोलेंगे, ध्यान दीजिए, इनको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीस, ये स्ट्रॉन्ग है। इस यहां पर जो भी होंगे, ये वाले सारे क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीस में आएंगे, और जो ये वाला है सेकेंड ए ग्रुप का, ये वाले क्या कहलाएंगे, ये वीक हो जाएंगे, ये वीक एल्कलीस है। बेरियम हाइड्रोक्साइड ये अकेला एक केस है, ध्यान देना कि इन दोनों ग्रुप से अदर है, अलग ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में। ये जो है, ये भी पानी में ज्यादा घुलता है, इसलिए इसको भी स्ट्रॉन्ग एल्कलीस का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको अब तक जो चीजें बताई गई कि बेस एग्जैक्टली क्या होता है, एल्कलीस और बेस में कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। आपको वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो करना क्या है, अब ये आप अच्छी तरह से जानते हो, पढ़ना है, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है, ठीक है। और भैया दोस्ती भी तो करनी है, दोस्ती नहीं करोगे, बिल्कुल दोस्ती करोगे। यस, एक लास्ट में चीज बता देते हैं, या चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बता नहीं देते हैं, हमने तो बहुत कुछ बता दिया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड देखते हैं कितने लोग उसका सही आंसर कर पाते हैं, ठीक है। यस, रेडी फॉर द क्वेश्चन। चलिए, आप एक बीकर लाए एंड बीकर में आपने भर लिया पानी, और इस पानी में आपने घोल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो एल्कलीस है या नहीं, और अगर एल्कलीस है तो स्ट्रॉन्ग एल्कली में काउंट किया जाएगा कि नहीं, या वीक एल्कली होगा, ठीक है। आपसे ये 3 क्वेरी करी गई। क्वेश्चन है कि बताइए, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में घुलता है, इसको पानी में आपने घोल दिया एंड दिस इज सॉल्युबल, है ना, दिस इज
soluble into वाटर। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। सीधी बात, सारी डेफिनेशन, सारे एग्जाम्पल सब आप याद कर लोगे, लेकिन छोटे छोटे जो ब्रेन टीजर्स होते हैं ना, जहां से एक अक्सर जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत आता है। ये एक पॉइंट आपकी बुक में कहीं दबा कुचला सहमा सा एक कोने में पड़ा हुआ है, और पता चला कि एग्जाम में वही कोने से निकल के आ गया हंसता हुआ कि भाई मैं तो आ गया एग्जाम में। आप देखिए कितने लोग मुझे क्रैक कर पाते हैं। तो यस बताइए कितने लोग क्रैक कर पा रहे हैं? यस यस, आई एम वेटिंग। पॉज करो वीडियो को, पॉज करके सोच लो, फिर बताओ। नहीं बता पाए तो देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल तो जरूर रहा है, लेकिन ये एल्कलीज में काउंट नहीं किया जाएगा। और जब एल्कलीज में ही काउंट नहीं किया जाएगा तो कैसा स्ट्रॉन्ग और कैसा वीक, तो कुल मिलाकर के ये एल्कलीज नहीं है। अब भैया क्यों एल्कलीज नहीं है? तो ध्यान देना है कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसमें मेटल प्रेजेंट नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देयर इज नो मेटल एट ऑल। यहां पर मेटल नहीं है, यहां पर क्या है? देखो ना, सब कुछ तो नॉन मेटल है। नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सब कुछ तो हमारा नॉन मेटल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है कि बताओ वो कौन सा बेस है जिसमें मेटल नहीं होता है? अभी बताया, जस्ट अभी बताया। कौन सा मेटल है जिसमें बेस नहीं होता है? सॉरी, कौन सा बेस है जिसमें मेटल नहीं होता है? जल्दी बताइए, कौन सा बेस है जिसमें मेटल प्रेजेंट नहीं है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला लिख करके देखो बच्चों, ट्राई करो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। देखो यहां पर किसी भी एंगल से देख लो, क्या कोई मेटल प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक अकेला ऐसा बेस है जिसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद जितने भी बेसेस होते हैं वहां पर मेटल प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज मुझसे दोस्ती करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना मत भूलो। और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर देखो केमिस्ट्री आपकी कितनी धुआंधार हो जाएगी। थैंक यू।